नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बिहार की सियासत में लगातार ये दावे हो रहे हैं कि नीतीश कुमार 18 जनवरी को इस्तीफा दे सकते हैं। वो एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। इस बीच सुबह अचानक ये खबर आई कि नीतीश कुमार राजभवन जा रहे हैं। नीतीश कुमार के राजभवन जाने की खबर लगते ही जेडीयू के जो नेता आरजेडी को जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला चुके थे, उन्होंने इसे रद्द कर दिया। बीजेपी हाईकमान भी हरकत में दिखाई देने लगा। प्रदेश बीजेपी के नेताओं से नीतीश के राजभवन जाने का कारण पूछा गया। इस बीच नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिले और 15 मिनट मुलाकात कर वापस लौट आए। नीतीश ने इस्तीफा नहीं दिया है। इस खबर से बीजेपी को जरूर राहत मिली है, लेकिन नीतीश कुमार ने ये मुलाकात क्यों की, ये साफ नहीं हुआ। राज्यपाल पद संभालने के बाद नीतीश की आरिफ मोहम्मद से ये पहली मुलाकात थी और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नीतीश जब राज्यपाल से मिलने पहुंचे तो उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में से कोई भी साथ नहीं था। पिछले साल 26 जनवरी को भी ऐसा ही नजारा दिखाई दिया था, जब नीतीश कुमार बिना डिप्टी सीएम का साथ लिए राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे और एक दिन बाद ही उन्होंने इस्तीफा देकर पलटी मार ली थी। ऐसे में क्या अगले 24 घंटे में बिहार में कुछ बदलाव होने वाला है? वैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि सीएम नीतीश राज्यपाल से मंत्रिमंडल विस्तार के सिलसिले में मिलने गए थे। फिलहाल बिहार की सियासत में इस वक्त नीतीश के इस्तीफे को लेकर जबरदस्त सस्पेंस। दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते सभी दल चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं और एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचे। उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, सांसद संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मुलाकात की। इस दौरान केजरीवाल ने भाजपा नेता प्रवेश वर्मा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वे दिल्ली की वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने में हेरफेर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रवेश वर्मा खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि वर्मा महिलाओं को 1100 रुपए बांटकर और लोगों को नौकरियों का झांसा देकर वोट मांग रहे हैं। यही नहीं, केजरीवाल ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड और ट्रांसफर करने की भी मांग की है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी प्रवेश वर्मा पर लगातार हमलावर है और वोट के बदले नोट देने के आरोप लगा रही है। अब ये मामला चुनाव आयोग की दहलीज तक पहुंच गया है। आने वाले समय में इस मुद्दे पर दिल्ली में सियासी घमासान तेज होने के आसार हैं। फिलहाल चुनाव आयोग इस मामले में एक्शन लेता है या नहीं, ये देखने वाली बात। एक देश एक चुनाव बिल को लेकर जेपीसी की पहली बैठक हुई। इस बैठक में पक्ष और विपक्ष के सांसदों में जमकर बहस हुई, लेकिन इस दौरान एक चौंकाने वाला मामला भी सामने आया, जिसे लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। इस चर्चा के दौरान केंद्र में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने बिल को लेकर गंभीर सवाल उठाए। जेडीयू ने पूछा कि क्या मध्यावधि चुनाव के बाद छोटे कार्यकाल के लिए चुनी गई सरकार में शासन के लिए वही फोकस होगा जो 5 साल के कार्यकाल वाली सरकारों में होता है? क्योंकि इस बिल में प्रस्ताव है कि सरकार गिरने पर लोकसभा या विधानसभा के मध्यावधि चुनाव होते हैं, तो नई सरकार का कार्यकाल सदन के बचे हुए कार्यकाल के लिए ही होगा। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया में होने वाले खर्च को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार की जो दलील है, इससे चुनाव में खर्च कम होगा, इसका क्या एस्टिमेट है और आप ये कैसे कह सकते हैं कि खर्च कम होगा? इसके अलावा कुछ विपक्षी सांसदों ने जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाकर 1 साल करने की भी मांग की। जेपीसी को बजट सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करनी। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है और अब एक बार फिर देश के मिडिल क्लास के लिए आवाज उठाते हुए कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। पार्टी ने देश के 12 शहरों में जीएसटी पर मीडिया से बातचीत की। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जीएसटी का नया नामकरण ही कर दिया। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसते हुए जीएसटी का फुल फॉर्म गब्बर सीतारमण टैक्स बताया। पवन खेड़ा ने कहा कि देश के मिडिल क्लास और गरीब तबके को जीएसटी से सबसे ज्यादा चोट पहुंची है। साल 2021 से 2022 में 64% जीएसटी का कलेक्शन देश की 50% आबादी से आया। पहली बार ऐसा हुआ आजाद हिंदुस्तान में कि किसानों पर अलग अलग उनकी इक्विपमेंट पर, ट्रैक्टर पर जीएसटी लगा दिया। किसी सरकार ने कभी भी किसानी पर टैक्स टेररिज्म या टैक्स का आतंकवाद
नहीं लागू किया, लेकिन इस सरकार ने किसानों की जो लागत है वो बढ़ा दी। वादा किया था 2022 तक तो आय दुगुनी कर देंगे, उल्टा क्या हुआ, लागत दुगुनी कर दी जीएसटी की माध्यम से। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सहदेव ने जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था बताते हुए कहा कि ये अमीरों के द्वारा और अमीरों के लिए है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आगामी बजट को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इनकम टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा कर दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने जीएसटी पर लूट की भी बात कही। उन्होंने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कई मामले गिनवाए जब जीएसटी चोरी हुई और इनमें सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता के भी आरोप लगाए। जीएसटी पर देशव्यापी चर्चा देखी गई। असम के जोरहाट में गौरव गोगोई ने संबोधित किया। महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर गुजरात के अहमदाबाद में भी कांग्रेस नेताओं ने पीसी की और मोदी सरकार के जीएसटी लागू करने के फैसले की कड़ी निंदा की। अब इस पर मोदी सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखने वाली बात। महाराष्ट्र में अजित पवार की एनसीपी मुश्किलों से घिरी हुई है और एनसीपी शरद गुट उनकी परेशानी और बढ़ाता दिखाई दे रहा है। एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी 12 सांसद शरद पवार के साथ हैं। एनसीपी के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों के एक साथ आने की अटकलों में कोई दम नहीं है। दरअसल चर्चा ये चल रही थी कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने शरद पवार गुट के कुछ लोकसभा सांसदों से संपर्क किया और उन्हें पार्टी में शामिल कराने की कोशिश की और ये सब बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। कहा यह जा रहा था कि बीजेपी ने अजित पवार को सरकार में अहम जिम्मेदारियां देने के बदले शरद गुट के सांसदों को अपने गुट में शामिल करने के निर्देश दिए थे, क्योंकि बिहार में मचे बवाल को देखते हुए हाईकमान को इस बात का डर है कि अगर बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन टूटा तो केंद्र की एनडीए सरकार संकट में आ जाएगी और इसी से बचने के लिए बीजेपी ने शरद गुट के सांसदों को अपने पाले में लाने का प्लान बनाया है। लेकिन अब अनिल देशमुख के इस बयान ने उन सभी चर्चाओं को खारिज कर दिया है। वैसे चर्चा तो यह भी चल रही थी कि शरद पवार और अजित पवार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जल्दी ही हाथ मिला लेंगे। दोनों गुटों के विलय की बात भी कही जा रही थी। इस पर देशमुख ने कहा कि यह सब झूठ है। हमारे सभी 8 लोकसभा सांसद और 4 राज्यसभा सदस्य शरद पवार के साथ खड़े हैं। यानी उन्होंने अजित पवार की घर वापसी के दरवाजे तो बंद किए ही, साथ ही बीजेपी की पूरी प्लानिंग भी फेल। मोगा में आज किसानों की महापंचायत हुई। ये महापंचायत शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के हक में की गई। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की मांगों को न मानने और डल्लेवाल की बिगड़ती स्थिति को लेकर महापंचायत में रणनीति तैयार की गई। किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत सहित 30 से 35 हजार किसान पहुंचे थे। किसान नेताओं ने घोषणा की है कि 13 जनवरी को पंजाब के सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में मांग पत्र दिए जाएंगे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से किसान आंदोलन को समर्थन दिया गया। एसकेएम की तरफ से 6 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया, जो शुक्रवार को खनौरी बॉर्डर पर जाएगी। इस बीच हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर एक किसान नेता ने सल्फास खाकर अपनी जान दे दी। इसी के साथ लगातार किसान नेता डल्लेवाल की सेहत गिरती जा रही है। डल्लेवाल का ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है। डल्लेवाल का मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए डॉक्टरों ने कहा कि उनके पैरों को अगर शरीर के अन्य हिस्सों के बराबर करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर काफी कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर थोड़ा स्थिर करने के लिए उनके पैरों को ऊंचाई पर रखना पड़ रहा है। उन्हें बोलने में भी दिक्कत हो रही है और डल्लेवाल की सेहत को देखते हुए अब न सिर्फ कोई राजनेता बल्कि उनके परिवार का भी कोई सदस्य नहीं मिलेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि डल्लेवाल की सेहत को देखते हुए क्या मोदी सरकार किसानों की मांगों के आगे। जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें खत्म होती दिखाई नहीं दे रही हैं। पहले घटती लोकप्रियता और अपनी ही पार्टी में बढ़ते विरोध के चलते उन्हें पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और अब निज्जर मामले में भी कोर्ट में उनकी सरकार को काफी किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। कनाडा की कोर्ट में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की जान लेने के मामले में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने सभी 4 आरोपियों को रिहा कर दिया। दरअसल सबूतों के अभाव में कनाडा पुलिस निचली कोर्ट में पेश ही नहीं हो रही थी। ऐसे में कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने चारों आरोपियों को कानूनी सुनवाई लंबित रहने तक जमानत पर रिहा कर दिया है, जिसके बाद कनाडा सरकार सवालों से घिर गई है। आपको बता दें कि यह वही मामला है जो भारत और कनाडा के संबंधों में बड़े विवाद की वजह बन गया, जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की जान लेने की साजिश में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने प्रमुख तौर पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजित डोभाल पर आरोप लगाए थे। ट्रूडो ने 18 सितंबर 2023 को संसद में कहा था कि पिछले कुछ हफ्तों से कनाडाई सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार के एजेंटों और निज्जर की जान लेने के बीच संभावित संबंध के विश्वसनीय आरोपों की सक्रिय रूप से जांच कर रही है। भारत ने इन सभी आरोपों से साफ इनकार कर दिया था और ट्रूडो से सबूत मांग लिए थे, लेकिन कनाडा के पास सबूत नहीं थे। ऐसे में दोनों देशों के रिश्तों में काफी दरार आ गई
और अब जब कोर्ट में भी कनाडा सरकार से सबूतों की मांग की गई तो सरकार उन्हें पेश नहीं कर पाई। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो बुरी तरह से घिर गए हैं।